स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए टेस्ट सीरीज जो कि आपकी टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा पेडागोजी, टीचिंग साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है अगर आप केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी के पोस्ट के लिए काफी यूजफुल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय योर ऑप्शंस आर कंडक्टिंग रिविलेंट एंड वेल डिजाइंड टेस्ट एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल, प्रेजेंटिंग एक्टिविटी दैट इन्फोर्स ट्रेडिशनल मेथड, प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड एनवायरमेंट, डी फोकसिंग मोर एंड ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कंपैरिजन ऑफ कोलैबोरेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है सबसे ज्यादा किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपसे बोला कि कंडक्टिंग रिविलेंट एंड वेल डिफाइंड टेस्ट, कि कोई टेस्ट है जो वेल डिफाइंड है और फ्रीक्वेंटली जो पॉसिबल है उसको सपोर्ट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले में ये बोला गया है। दूसरे में आपसे बोला गया कि प्रेजेंटिंग एक्टिविटी दैट रिस्पॉन्स ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ये क्या है कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है जो पुराने टाइम से चलते आ रही है, उसको ये काफी सपोर्ट करती है, रीइंफोर्स कर रही है उसे, उसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड में आपसे बोला गया कि ये जो है ये प्रोवाइड करती है रिच एनवायरमेंट और वेरिड एनवायरमेंट, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है और वैरायटी प्रोवाइड करती है, इसके बारे में बोला गया। और लास्ट में आपसे बोला गया कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये सपोर्ट की जाती है, ये फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कोलैबोरेशन, कंपैरिजन ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब है ग्रुप एक्टिविटी, कि ग्रुप एक्टिविटी के कंपैरिजन में ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है उसके ज्यादा सपोर्ट की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि प्रोवाइडिंग ए रिच एंड वेरिड एनवायरमेंट। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि किसी भी बच्चे को ये ध्यान दिया जाता है उसे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा जाती है, बहुत अच्छी रिच क्वालिटी की यानी अच्छी क्वालिटी के लिए, और वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है एनवायरमेंट क्रिएट करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो गया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ह्यूमन डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करना है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है कि उसके नंबर्स की टर्म्स में डिफाइन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड आपसे बोला गया क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, यानी कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है इन कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है इन कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो है अनमेजरेबल टू द सर्टेन एक्सटेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, कुछ हद के बाद, कुछ टाइम के बाद उसे मेजर ही नहीं किया जा सकता। ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले मैं बोला मात्रा के फॉर्म में है, दूसरा बोला कि गुणात्मक गुणों के फॉर्म में। पहले मतलब मात्रा का मतलब है कि नंबर्स की फॉर्म समझिए, और गुणों के मतलब है उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि इसको मेजर ही नहीं कर सकते, एक समय के बाद हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में बोला गया बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, यानी कि इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसे आप मात्रा की कुछ हद तक मात्रा की तक है और कुछ हद तक गुणों तक है, यानी कि गुण और मात्रा दोनों का कॉम्बिनेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है, आप इसे सिलेक्ट करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूं। हाँ, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, अगर डी किसी ने आंसर अटेम्प्ट किया डी तो वो सही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट है जो मानव का जो विकास, जो ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर हम दोनों चीजें आती है, यानी कि क्वालिटी भी आती है, क्वांटिटी भी आती है। यानी कि क्वालिटी का मतलब है यहाँ पे गुण जो भी है वो भी आते हैं, और उसका नंबर्स की बात, यानी कि इसको नंबर्स की कुछ हद तक नंबर्स के फॉर्म में भी आता है, और कुछ हद तक नंबर्स के फॉर्म के अलावा ऐसी चीजें भी होते हैं जो हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं भी आ सकते, जैसे हाइट, वेट वगैरह है, इसे आप नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। बट जैसे किसी का इमोशन है, इमोशन के लिए आप कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ये इतना खुश होता है, ये इतना दुखी होता है, ये इतना गुस्सा करता है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप किसी एक स्केल पे लेकर के मेजर नहीं कर सकते कि इसका कितना है, ये कितना है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे आप नंबर, वेट हो गया, किसी का ग्रोथ कितना कर रहा है वो, ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम मेजर कर ही नहीं सकते, इसलिए बोला गया कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये दोनों चीजों में गुण के अंदर भी आता है और मात्रा के अंदर भी आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू,
नेचर और नर्चर, ये जो डिबेट होता रहता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर इंपॉर्टेंट है या नर्चर इंपॉर्टेंट है, ये जो डिबेट है ये रेफर करता है किस चीज को रेफर करता है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि भाई ये जो टर्म काफी बार न्यूज में होता है, न्यूज नहीं मतलब आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के पेपर में भी होता है, और जब एज ए टीचर आप जब क्लास में भी जाते हैं तो किसी भी बच्चे के बारे में अगर डिफाइन करना, किसी बच्चे के बारे में समझना हो, तो आप इन दो टर्म को लेकर के डिबेट में रह करके फिर उसका डिसाइड करते हैं कि बच्चे का क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में जो जज करते हैं। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो ए, उसके बारे में जानते हैं, ये एक जेनेटिक और इन्वायरमेंट की बात करता है, यानी कि नेचर और नर्चर की जो मीनिंग है, जो डिबेट में जो मीनिंग होती है, उस मीनिंग को इन्होंने डिफाइन किया है कि वो जेनेटिक होता है और इन्वायरमेंट होता है। कहने का मतलब है नेचर को इन्होंने जेनेटिक बोल दिया और नर्चर को इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। फर्स्ट में तो ये बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब है नेचर, और नर्चर का मतलब इन्होंने इन्वायरमेंट बोला है, यानी कि नेचर को इन्होंने डिफाइन कर दिया चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियर से, और नर्चर के अंदर जो इसको डिफाइन कर दिया वो भी एज ए इन्वायरमेंट डिफाइन किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या, आप अटेम्प्ट करिए इस हिसाब से। नेक्स्ट उसके बाद सी है, सी में बोला गया कि नेचर का मतलब तो इन्वायरमेंट है जो होता है, ठीक है। उसके बाद बोला कि नर्चर का मतलब बायोलॉजी बता दी, कि उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है पेडागोजी के अंदर कि भाई इन्वायरमेंट का मतलब नेचर हो गया और फिर नर्चर का मतलब हो गया या बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे कि भी जो नेचर होता है, नेचर मीन्स होता है इन्वायरमेंट, ओके, नेचर का मतलब इन्वायरमेंट, और फिर जो नर्चर है, नर्चर जो की जो डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन किया उसका मतलब अपब्रिंगिंग। चलिए अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट यानी कि जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। कैसे बात कर लेते हैं हम, देखिए अगर आप लोगों ने क्या नाम है उस डेवलपमेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट टॉपिक को पढ़ा हुआ है अच्छे से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। वो कैसे, नेचर का मतलब होता है बच्चे जो हेरिडिटी के अंदर जो चीज वो लेकर के आते हैं। हेरिडिटी का अंदर मतलब है कि जो अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से जो गुण जो क्वालिटी वो रिसीव करता है उसे तो हम हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक बोलते हैं, कि उसके जीन्स के अंदर ही वो गुण मौजूद है। सॉरी, हाँ, नर्चर का मतलब होता है वो सारी चीजें जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जो रिसीव करता है बच्चा, ठीक है, तो वो तो नर्चर हो गया। इट मीन्स ये हो गया जेनेटिक या फिर हेरिडिटी, तो जो है वो नेचर के अंदर आ जाती है, ठीक है। और नर्चर के अंदर क्या आ जाता है, नर्चर के अंदर इन्वायरमेंट आता है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे जो भी थ्योरी हो, जितनी भी थ्योरीज हैं, उसके जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स से को आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, उसकी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। और कई बार क्या करते हैं डायरेक्ट वो वर्ड ना यूज करें, आप इनको वर्ड तो ऐसे यूज करना चाहिए, हेरिडिटी यूज करना चाहिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, पर इन्होंने क्या यूज किया, नेचर एंड नर्चर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आपको नेचर और नर्चर की मीनिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हेरिडिटी को भी इन्होंने अलग से डिफाइन इस तरह से कर दिया है कि हेरिडिटी मीन्स हेरिडिटी ना रखें, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसकी जगह जेनेटिक बोल दिया गया। तो ये इस तरह के जो की वर्ड है ना, जो एक दूसरे को लीड करते हैं, एक दूसरे की मीनिंग को लीड करते हैं, इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर पेन लेके बैठिए, सभी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कुछ इस तरह के जो वर्ड बताऊं जो एक दूसरे से कोरिलेट करके जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब सोशलाइजेशन का मतलब है किसी भी बच्चे का समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट कैसे हो पा रहा है, बाकी लोगों के साथ वो कैसे एडजस्ट कर रहा है, कैसे घुल मिल रहा है और कैसे अपना जीवन निर्वाह कर पा रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है। अच्छा, सोशलाइजेशन को भी इन्होंने दो तरह से डिफाइन किया हुआ है। कैसे, एक बोलते हैं कि भाई ये जो वो फैक्टर्स हैं, वो एजेंसी है जो कि एक्टिवली इम्पैक्ट डाल रही है, और कुछ है एक्टिवली इम्पैक्ट नहीं डालती, कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं एक्टिव के जो पैसिव तरीके से इम्पैक्ट डालती है। एक्टिव का मतलब उसका जो मेजर रोल होता है, और पैसिव का होता है मेजर रोल नहीं होता पर हिडन रोल होता है उसका भी, ठीक है। तो वो बात की जा रही। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है सोशलाइजेशन की को इम्पैक्ट डालने वाली, पैसिव एजेंसी के रूप में इम्पैक्ट डालने वाली, ये चार हैं। कौन कौन से उसको अटेम्प्ट पढ़ेंगे पहले, फिर अटेम्प्ट करिए आप क्वेश्चन। तो फर्स्ट है आपके पास हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब होता है जहाँ पे जैसे जिम वगैरह हो गए या अखाड़ा, जिम, इस तरह की जो चीजें हो गई, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, वो सोशलाइजेशन में इम्पैक्ट डालती है पैसिव रोल करके, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फैमिली। तो फैमिली जो है हमारा जो परिवार है वो पैसिव होकर के निष्क्रिय रूप से वो हमारे सोशलाइजेशन पे इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया सी ऑप्शन जो है इको क्लब। इको क्लब का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ लोगों ने अपना एक समूह बनाया है जो कोई गली मोहल्ले में क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, इस तरह का कुछ काम करते हैं, हरा भरा रखते हैं। तो वो एक तरह से बोला कि ये पैसिव होकर के
इंपैक्ट डालती है सोशलाइजेशन के ऊपर। और लास्ट में बोला गया है कि भाई ये डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कि जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है, यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि आपके घर के आसपास किसी पर्टिकुलर एक जगह पे एक लाइब्रेरी है जहाँ पे सब लोग रीडिंग हॉल है, जहाँ लोग जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आप लोग भी जैसे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर पे रह के स्टडी ना करके किसी भी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रखा होगा। लाइब्रेरी में जाकर के वो एक जगह बैठ करके अपना शांति से प्रिपरेशन करते हैं और अपने जैसे और दूसरे लोगों के साथ अपने टॉपिक को डिस्कस करके काफी कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं और ग्रुप में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह भी होती है। तो उसे हम वो जो पूछे कह रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी, तो वो जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो किस तरह से सोशलाइजेशन को इंपैक्ट डाल रही है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, तो आपको पैसिव एजेंसी है उसके ऊपर टिक लगाना है, उस पर करेक्ट, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, ये आपके ऊपर है, आप जाएं ना जाएं इसमें कोई फोर्स नहीं होता है, इसलिए इसको हम एक्टिव रूप से नहीं बल्कि पैसिव रूप से ये आपके लिए काफी यूजफुल है सोशलाइजेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया डी। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और ये भी एक थ्योरी बेस्ड है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितनी भी थ्योरी है उसको थोड़ा फोकस करिए, सारी थ्योरी को 1 by 1 नोट्स बना लीजिए, और रोज मैं एक ना एक थ्योरी डेली डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो अगर आप एक पेज बना लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है, तो रोज कुछ ना कुछ मैं इसके बारे में बताता हूं, उसको एक जगह लिखते रहिए डेली की डेली, तो इससे भी आप पुरानी चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे और फिर प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी को। इन वाइगोत्स्की's थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, उसमें कौन से एस्पेक्ट को, कौन से फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसको ध्यान नहीं दिया जाता, जिसको वैल्यू नहीं दी जाती है। आपको ये बताना है कि वाइगोत्स्की ने ऐसी कौन की थ्योरी के अंदर कौन से ऐसे टर्म है जिसको वो नेग्लेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि भाई ये इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला गया सोशल, कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को वो ध्यान नहीं देते। सेकंड में बोला आपके पास बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कल्चर, यानी कि जो सांस्कृतिक चीजें होती है, जो हमारे पूरे रीति रिवाज कह लीजिए, जितनी चीजें हैं उसको वो इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते, ये बोला गया इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट यानी कि सी ऑप्शन में बोला गया बायोलॉजिकल जो टर्म्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उसको वाइगोत्स्की ध्यान नहीं देता डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को, एज ए डेवलपमेंट एस्पेक्ट वो इसको इग्नोर करता है। अच्छा, लास्ट है आपके पास डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में बोला गया कि वाइगोत्स्की ने इग्नोर किया है लिंग्विस्टिक को। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो एक ऐसा पर्सन जो कि मोर देन मतलब मैनी लैंग्वेज जानता है, वो उसे कई सारी भाषाएं जो आती है उसे हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। तो यानी कि किसी बंदे के अंदर अगर ये क्वालिटी है, किसी बच्चे के अंदर या किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो क्वालिटी है कि उसे एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है, 3, 4, 5 ऐसे कई मल्टीपल लैंग्वेज जिस बंदे को आती है, उसकी जो ये क्वालिटी है उसको इग्नोर करता है अपने डेवलपमेंट एस्पेक्ट में, कि उसका इंपैक्ट कुछ डलता है उसको इग्नोर करता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर बताइए मुझे कि क्या सही है, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि बायोलॉजिकल। यानी कि बायोलॉजिकल चीजें जो हैं, यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको इग्नोर करता है वाइगोत्स्की। कहता है वो इंटरनली चीजों को इतना ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक अलग थ्योरी है, वो सोचता है कि एनवायरनमेंट का ज्यादा इंपैक्ट है, वो इस चीज पे बिलीव करता है। यानी कि जो एनवायरनमेंट का मतलब है जो बाहर की चीजें हैं, ठीक है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर को ज्यादा तवज्जो देता है, ज्यादा वैल्यू देता है किसी की डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं ये सोशल, कल्चर और लिंग्विस्टिक, ये सारी चीजें आप इन्वायरमेंट से सीखते हो, कोई ये बाय बॉर्न ये सब चीजें आपके अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो इन चीजों को तो वैल्यू दे रहा है, बट आपके अंदर जो इंटरनली जो आपके पास जो हेरिडिटी के अंदर आपको जो चीजें मिलती हैं, जीन्स में जो चीजें मिलता है, जो आपके अंदर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, उसको वो ध्यान नहीं देता। ठीक है, यानी कि सही आंसर जो इसका हो गया, सही आंसर हो गया इसका सी, यानी कि बायोलॉजिकल। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया ये जो टर्म ऑफ थिंक, इसके बारे में। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। Which of the following stages are involved when infants think with their eye, ear and hand? आपसे बोला गया है कि इन्फेंट का मतलब होता है जो वो छोटा बेबी है, बिल्कुल शिशु की बात की जा रही है। जो छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, अगर उस जैसे हम लोग किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बेबी जो है, वो भी कुछ ना कुछ सोचता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब छोटा बच्चा होता है वो जब किसी चीज को सोचता है, थिंक करता है, तो अपनी कौन सी चीज को इन्वॉल्व करता है, कौन सी चीज को इन्वॉल्व नहीं करता है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो जैसे इन्होंने बोला कि भाई जो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व किसको करता है, आईज को इन्वॉल्व करता है, ईयर को इन्वॉल्व करता है, हैंड को इन्वॉल्व करता है। बेबी है, छोटा बच्चा है, चीजों को देखता है, किसी चीज के बारे में समझने की कोशिश करता है। हाँ, कोई आसपास कोई कुछ बोल रहा है तो उसको भी सुनता है वो, ठीक है। और मान लीजिए उसके कोई कुछ नजदीक लेके जाता है कोई चीज, तो उसे टच भी करता है वो,
ठीक है, ये इन चीजों को करता है। तो आपको ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व इन्फेंट थिंक विद द, अच्छा आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसे स्टेज है जब ये तीनों चीजें इन्वॉल्व करता है अपने थिंकिंग प्रोसेस के अंदर। ये आपके पास स्टेज गिवन है, ये ऑप्शन में 4 स्टेज आपके पास गिवन है, 4 स्टेज को आपको चेक करना है, ठीक है, क्योंकि भाई ये जिसमें ये तीनों चीजें, तीनों फैक्टर वो यूज करता है। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है कि वो आंख कान और हाथों का इस्तेमाल करता है किसी चीज के बारे में सोचने की, किसी चीज के बारे में अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। बी में आपसे बोला कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जब आती है बच्चे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो उस स्टेज में जो बच्चा होता है वो ध्यान देता है कि भाई वो यूज करता है अपने आंख कान और हाथ का किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अपनी कोई धारणा बनाने के लिए, कोई अपनी कॉन्सेप्ट डेवलप करने, उसको समझने के लिए या उसके बारे में सोचने के लिए बच्चा यूज करता है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि जो सेंसर मोटर स्टेज है, सेंसर मोटर स्टेज के अंदर जब बच्चा आता है तब वो इस तरह का आता है। और लास्ट में जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जब आता है तब जाके बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप होती है कि वो अपने आंखों का, कानों का और हाथों का इस्तेमाल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके, देख करके, सुन करके उसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। ये आपके 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करिए। अगर आप लोगों ने डिटेल में पूरा बच्चे की जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। आपको हर एक स्टेज का एज पता होना चाहिए और मतलब ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप अगर आप रिवाइज करते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बताइए ऑप्शन क्या है इसका। हाँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, यानी सेंसर मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जब आता है बच्चे के अंदर तब वो बच्चा अपने आंखों का, कान का और हाथ का इस्तेमाल करता है किसी चीज के बारे में सोचने या कॉन्सेप्ट बनाने में। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल की तरफ बताता हूँ, जब छोटा बच्चा देखा होगा कुछ भी चीज लेता है उसको खाना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसके सामने कुछ भी लीजिए, छोटी चीज रख दी, मान लीजिए उसको आपने बॉल दिया तो उसको बॉल, वो सोचता है कि भी छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं होता बॉल क्या चीज है, तो उसको भी अपने मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है। पेन दे दीजिए, पेन को भी मुंह में डालना स्टार्ट कर देगा। खाने की चीज देंगे वो भी मुंह में डालेगा, मतलब क्योंकि बच्चा है, छोटा बेबी है, उसको कुछ नहीं पता, तो वो कुछ भी चीज वो सोचता सारी चीज खाने की होती है, ठीक है। तो वो मतलब तो उस हिसाब से वो डालना स्टार्ट। आपने बहुत छोटे बच्चों को सब करता हुआ देखा होगा, जो चल फिर नहीं सकते, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी बच्चा करता है वो अपने आंखों का इस्तेमाल करता है, कानों का इस्तेमाल करता है, अपने हाथों का इस्तेमाल, हाथ उठाने के लिए, कान देखने के लिए, और वो किसी को और को सुनता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसा ऐसा होता है। तो जो भी ये बेबी है, छोटा बच्चा है, वो इस तरह की एक्टिविटी करता है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज एक ऐसा स्टेज है जब बच्चा अपने ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है अपने थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह है, और ये केस स्टडीज है। मैं कई बार बोलता हूं आपको, जितनी भी केस स्टडीज है उसको जरूर पढ़िए, ज्यादातर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन, अगर आपके जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ते हैं उसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब बीइंग अ टीचर जब आप क्लासरूम में जाएंगे तब आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी और ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, तब आप किस तरह से अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को इस्तेमाल कर पा रहे हैं उसके बारे में आपको चेक किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। रियो डज नॉट एग्री विद द ऋषभ अबाउट सेटिंग अप ए क्लास पिकनिक। रिया और ऋषभ दो बच्चे हैं जो एक पिकनिक के लिए फोर्स कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। तो एक बच्चा उसको डिनाई कर रहा है, वो एग्री नहीं है उसके साथ। क्यों नहीं एग्री, अब देखते हैं। सी थिंक, रिया सोचती है, सी थिंक दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज टू द सूट एंड मेजोरिटी। वो कह रहे कि रूल्स जो है वो पहले से डिफाइन की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, वहां से कोई बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, तो दो बच्चों में आर्गुमेंट है कि भाई एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि इस बात को लेकर कि पिकनिक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो एक बच्चा तो एग्री कर रहा है, ऋषभ जैसा बच्चा तो एग्री कर रहा है, पर रिया जैसी बच्ची वो डिसएग्री हो रही है। उससे डिसएग्री क्यों हो रही है, वो कह रही है रूल्स डिसाइड होनी चाहिए, रूल्स रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। और वो फिर जो भी चीज मेजोरिटी में आती है उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रही है रिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है दिस काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द पियाजे रेफर टू द। अच्छा, पियाजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई ये जो एग्री और डिसएग्री से रिलेटेड जो है ये रेफर करती किस चीज को रेफर किया जा रहा है, इसके अंदर आपको ये बताना है। तो कुछ ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने पियाजे के थ्योरीज को ठीक से पढ़ा हुआ है, अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो पेपर होता है कि नाम चाइल्ड डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑफ चाइल्ड लर्निंग, और इस तरह के जो पेपर को अपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, इसकी तैयारी अच्छे से की आप लोगों, तो बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। देखिए देखते हैं फिर
फर्स्ट ऑप्शन ये ए ऑप्शन में क्या है, हेटेरोजेनस मोरालिटी, ये जो रेफर करता है, मतलब ये जो पियाजे की जो थ्योरी है हेटेरोजेनस मोरालिटी, उसके बारे में ये एग्जांपल वहां से उठाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला गया जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में बोला गया ये एक तरह से कॉग्निटिव इमेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव इमेच्योरिटी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, बाद में सी में बोला जा रहा है कि ये जो चीजें दिख रही है डिसएग्री, एग्री और डिसएग्री, दो बच्चे जो आपस में एग्री है डिसएग्री है किसी चीज को लेकर के, ये एक तरह से रिएक्शन दिखा रहा है कि किसी चीज का रिएक्शन दिखा रहा है। एक बोल रहा है कि चलना चाहिए, उसको उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, तो ये एक तरह से बताया जा रहा है कि एक रिएक्शन है, नथिंग है, इट इज अ रिएक्शन कॉल्ड रिएक्शन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ये पियाजे की थ्योरी के हिसाब से। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला जा रहा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ये जो है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन है, मतलब ये कि इसमें मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की नैतिकता के बारे में ये सवाल उठाता है, ये उसके बारे में बता रहा है कि भाई सहयोग तो करेंगे पर एक मोरालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, पियाजे की थ्योरी के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, वो बताइए। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ये इसका डी है। डी इसलिए क्योंकि इसमें मोरालिटी की बात की जा रही है और कोऑपरेशन की बात करी। वो कैसे, जैसे आप देख रहे हैं, तो ऋषभ कह रहा है भी पिकनिक जाना चाहिए, तो रिया कह रही पिकनिक, तो हम पिकनिक जब जाएंगे पहले सबसे पहले तो पिकनिक की डिसएग्री होगी। क्यों? उसने बोला कि भाई सबसे पहले तो रूल डिफाइन होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए कि भाई पिकनिक पे ये सामान ले जाना है, ये नहीं ले जाना, ऐसे रहना वैसे रहना, तो इस तरह की कुछ रूल होने चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, वो मेजोरिटी के हिसाब से होना चाहिए, मेजोरिटी के हिसाब से, यानी कि बहुमत करा लो, मतदान करा लो कि भाई ये चीज होनी चाहिए। मान लीजिए 10 बच्चे जा रहे हो तो आपने कोई बात रख दी, 10 में से अगर 5 या 6 बच्चे अगर एग्री हो रहे हैं कि भाई मेजोरिटी से ज्यादा बच्चे, मतलब 50% से ज्यादा बच्चे अगर इस बात पे एग्री हो रहे हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए, उसको रूल बना दो। तो इस तरह का जब डिस्कशन होता है, इस तरह के एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाली चीजें जब सामने आती है, तो ये पियाजे की जो थ्योरी है उसके अंदर मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन का टर्म्स यूज किया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थेरेसिस थ्योरी, ये स्टेनबर्ग्स थेरेसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में लो आज हम लोगों ने कई सारी थ्योरी देख रहे हैं। पियाजे की थ्योरी भी आ गई, ठीक है, वाइगर्सो की थ्योरी भी आ गई, और फिर लास्ट में ये स्टेनबर्ग की भी थ्योरी है, ट्रेचिच थ्योरी है, यानी कि इसमें 3 फैक्टर थ्योरी ऐसे आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंस का। ये भी आज इस क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में आज की वीडियो में आपके लिए क्या है, चलो पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ स्टेनबर्ग थेरेसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है स्टेनबर्ग की, उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये इनमें से कौन सा फैक्टर, ये कौन सा ऑप्शन इसकी थ्योरी के बारे में से उठाया गया है। चलो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट आपके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि स्टेनबर्ग ने जो बात करता है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बात करता है, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपसे। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है जो ये स्टेनबर्ग की जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस के ऊपर, वो बात करती है एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया सी ऑप्शन में आपसे बोला गया कि ये जो रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर बात करता है ये स्टेनबर्ग की थ्योरी। ओके, और लास्ट में बोलता है ये सब बात कर, ये सब कुछ नहीं, ये सब बात करते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, कि न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकली जो बच्चा किसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है वो इंटेलिजेंट बच्चा है, या उसके रिलेटेड थ्योरी हमारी जो है स्टेनबर्ग की थ्योरी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको बताना है। फर्स्ट में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, सेकंड में एक्सपेरिमेंटल की बात की जा रही है, थर्ड में इसमें रिसोर्सफुल होने की बात की जा रही है, और लास्ट डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है मैथमेटिकल यानी गणितीय जो बुद्धिमानी है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसके अंदर बच्चा कैलकुलेशन वगैरह जोड़ घटा और जो भी हायर लेवल की चीजें उसके बारे में अच्छे से डील कर पाते हैं। तो सही बताइए सही ऑप्शन क्या है इसमें, सही ऑप्शन आप चूज करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो करेक्ट आंसर जो इसका करेक्ट आंसर इसका ए, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, कि स्टेनबर्ग ने जो स्टोरी को डेवलप किया उस स्टोरी में बोलता है कि जो प्रैक्टिकली जो चीजों को अच्छे से सॉल्व करता है, प्रैक्टिकल के अंदर इसके अंदर कुछ भी चीजें हो सकती हैं लाइफ की, डेली लाइफ में जो चीजें हम रोजमर्रा में जो चीज प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हमारे सामने आती है, हम उसे फेस करते हैं, उससे अगर अच्छे से डील कर पाते हैं, ठीक है, उसके अंदर 3 चीजें बोली गई है। वो कैसे, एक तो ह्यूमन बीइंग वो खुद है, ठीक है, उसका जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट है उसके बारे में बात है, और उस सब्जेक्ट से और लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये 3 फैक्टर हो गए, इसलिए इस स्टोरी को थेरेसिस थ्योरी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो गया वो हो गया ए, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एक वर्ड में जैसे बोलते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में होता है, तो यहाँ पे भी है कि हु की जगह आपको ये लगाना है कि भाई ये हु की जगह कौन सही है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन पहली बार हुआ, ये इसका इन्वेंट किसने किया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज आपकी एकदम टिप्स पे, क्वेश्चन देखा और आपके पास आंसर होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में आपसे बोला गया हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट,
कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सबसे पहले किसने डेवलप किया था, आपको ये बताना है। तो हु इज द फर्स्ट पर्सन, पहली बार जिस बंदे ने, जिस साइकोलॉजिस्ट ने ये डेवलप किया था इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये नाम दिए गए हैं आपके पास 4 लोगों के, तो 4 में से एक सही है, बाकी 3 गलत है। आपको सही वाला आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि डेविड विक्सलर जो है वो उन्होंने इसको इन्वेंट किया, डेवलप किया, इसके बारे में बोला जा रहा है। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोलता है अल्फ्रेड बिनेट जो है उन्होंने डेवलप किया है इंटेलिजेंस टेस्ट को। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला है सी ऑप्शन में बोला कि चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन जो है उन्होंने इस चीज को डेवलप किया, इंटेलिजेंस टेस्ट जो करते हैं किसी भी इंसान का, ये डेवलप किया चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरलेस ने डेवलप किया है, स्पेयरमैन ने डेवलप किया। और लास्ट में जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग जो था, रॉबर्ट स्टेनबर्ग जो है साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया है ये इंटेलिजेंस टेस्ट को। तो करेक्ट आंसर क्या है? अगर आप लोगों ने आईक्यू वगैरह कोई टॉपिक को, बहुत इंटेलिजेंस टॉपिक या आईक्यू टाइप चीजों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, और जो हम चाइल्ड विद स्पेशल नीड के अंदर जो गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान काम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए एक बार, फिर मैं सही आंसर बताता हूं आपको। आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर इसका अल्फ्रेड बिनेट, क्योंकि अल्फ्रेड बिनेट वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया में ये थ्योरी क्या नाम है, ये टेस्ट डेवलप किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन रेगुलरली वीडियो को देख रहे हैं तो आंसर देना कोई बड़ा काम नहीं था। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आईक्यू टेस्ट होता है, ठीक है, आईक्यू टेस्ट होता है, उसका फार्मूला क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मुझे भी पता लग सके कि भाई आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आपके बारे में पता लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपके बारे में क्वेश्चन फॉर्म कर सकूंगा। ठीक है, तो मुझे आईक्यू टेस्ट का फार्मूला क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर अभी लिख के बताइए। वीडियो खत्म होते हैं मैं उसे चेक करूंगा कि सही है गलत है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह से, क्वेश्चन को रीड करते हैं। फोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर टू द एबिलिटी टू, फोलॉजिकल जो अवेयरनेस होती है यानी कि ध्वन्यात्मक जो होती है, जो हमें हमारी सुनने की क्षमता से लेकर के जो हमारी जो जागरूकता है, वो जो एबिलिटी है हमारे अंदर, वो किस चीज को रेफर करती है, उसके बारे में बात किया जा रहा है आपसे। तो आपके पास कुछ ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इनको पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या करके। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बोलता है, ये बोलता है आपके रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, कि आप रिफ्लेक्ट करते हैं जब भी कोई आवाज सुनते हैं तो एक तरह से आप रिफ्लेक्शन देते हैं, हाँ ये आवाज क्या है वगैरह वगैरह, फिर उसे मैनिपुलेट करते हैं, मैंने अपने हिसाब से बताते हैं ये जो साउंड स्ट्रक्चर है किस चीज का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी की आवाज सुन रहे हैं, तो गाड़ी की आवाज भी जो कई तरह की, बाइक की आवाज अलग है, कार की अलग आवाज है, ट्रक की आवाज अलग है, तो उससे को साउंड तो सब हॉर्न ही बजा रहे हैं, पर आप उसकी आवाज से पता लगा लेते हैं कि साइकिल वाले ने घंटी बजाई है, ये ऑटो वाले ने बजाया, किसका क्या आवाज है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे बोला जा रहा है कि ये जो फोलॉजिकल अवेयरनेस है ये रेफर करता है हमारी एबिलिटी को कि हम स्पीक फ्रीक्वेंटली कितना बोल पाते हैं और एक्यूरेटली, यानी कि ये बात करता है हमारी स्पीक फ्रीक्वेंटली एंड एक्यूरेटली, हम कितना फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत आसानी से सुविधा बिल्कुल एकदम फ्लुएंट होकर के बिना रुके एकदम धारा प्रभाव में एकदम बिल्कुल सीधे स्पीड में अच्छे से बोल पाते हैं, और कितना एक्यूरेटली बोल पाते हैं, बिल्कुल कितना सही से हम बोल पाते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है, फोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में जो बात की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में बोला जा रहा है ये जो फोलॉजिकल अवेयरनेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बात की ये रेफर करता है हमारे नो अंडरस्टैंड राइट, कि हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और क्या लिख सकते हैं, इस तरह का जो हमारे अंदर जो एबिलिटी है, ये बात करता है फोलॉजिकल अवेयरनेस की। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन जो है, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश, अगर आप लोग इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जैसे कहते हैं ना क्या नाम है, जो साउंड्स के बारे में जो है फिनोटिक के बारे में जो बात की जाती है, उसके बारे में बात करता है कि ये जो है फोलॉजिकल अवेयरनेस जो ये हमारी मास्टरी द रूल्स ऑफ ग्रामर की, ग्रामर के अगर ऊपर हमारे रूल है, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी की बात नहीं, कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज का अगर ग्रामर के ऊपर अगर आपका बहुत अच्छी पकड़ है, उस चीज का जो अवेयरनेस है अंदर, उस चीज के अंदर आपकी जो एबिलिटी है, वो डील करता है फोलॉजिकल अवेयरनेस। करेक्ट ऑप्शन क्या है सिलेक्ट करिए, फिर मैं बताता हूं आपको आंसर, सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो वो ज्यादा सही है। क्या इसके अंदर बोला जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट करती है और मैनिपुलेट करती है साउंड स्ट्रक्चर, कि ये साउंड कैसे, उसकी जो पिच वैल्यू है ज्यादा कम, उस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई, जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है, बर्ड की साउंड है, या फिर कोई एनिमल है उसका साउंड है, तो आप उसके साउंड को ही सुन करके आइडेंटिफाई कर लेते हो एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ भाई ये आवाज किसकी, इस पर्टिकुलर एनिमल की है। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई कर लेते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था आपको कि गाड़ियां बहुत सारी है, तो आप कौन सा व्हीकल की साउंड है
जो हॉर्न दे रहा है आपको वो भी आप पता लगा लेते हो। ये आपकी एबिलिटी है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम, कि क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, उसके बारे में 4 ऑप्शन दी गई है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट जो भी आपको लग रहा है वो आपका आंसर हो सकता है, उसे टिक लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बोला है डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है बच्चों का परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं लाता है, ये बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जाए मे लीड टू द डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है बच्चों का जो एफर्ट होता है, जो भी वो पढ़ने के लिए जो अपने एफर्ट लगा रहे हैं उसे कम कर देता है या खत्म कर देता है अगर क्लासरूम के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर अगर क्लासरूम के अंदर होता है तो बच्चों का परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, कहने का मतलब है। अच्छा सी में आपसे बोला जा रहा है मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट्स, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो रहा है तो इसमें क्या होता है, जो मेल स्टूडेंट है यानी कि बॉयज का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, ये बोला जा रहा है सी ऑप्शन में। और डी में बोला जा रहा है आपसे इज डन बाय मोर मेल टीचर देन द फीमेल काउंटर पार्ट, यानी कि जो फीमेल टीचर है वो कम करती है डिस्क्रिमिनेशन और जो मेल टीचर है वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो बेस्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अटेम्प्ट करिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ करेक्ट आंसर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर क्लासरूम के अंदर होता है तो ये लीड कर सकता है या फिर कहें कि खत्म कर सकता है बच्चों का जो परफॉर्मेंस के ऊपर जो एफर्ट लगा रहे हैं बच्चे, वो परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जा सकता है अगर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किया जाता है क्लासरूम के अंदर। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी जो ए सी और डी है इसमें क्या गलत है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसमें बोला नॉट अफेक्टेड, या नॉट नहीं आएगा, अफेक्ट तो करता है भाई, नॉट गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा सी अगर देखें तो सी में बोला है सिर्फ ओनली बॉयज, नहीं बॉयज के साथ नहीं या मेल स्टूडेंट के साथ नहीं, ये दोनों ही जेंडर को यानी कि गर्ल्स बॉयज दोनों को ये परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है। अच्छा लास्ट में बोला गया कि जो मेल नहीं है ये मेल टीचर के द्वारा ज्यादा किया जाता है इसका कंपैरिजन ऑफ फीमेल काउंटर पार्ट। फीमेल या मेल का कुछ नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी नहीं करना है, ये तो गलत बात है। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेल ज्यादा करते हैं फीमेल ज्यादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बीइंग ए टीचर आप भी एस्पिरेंट है, टीचर बनने वाले हैं, तो आपको भी ये जो चीजें हैं क्लासरूम के अंदर कभी नहीं लेके जानी है, आपको दोनों ही जेंडर को इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। वो आपके लिए सिर्फ ओनली स्टूडेंट है, जेंडर का कोई इशू ही नहीं क्रिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल, कि इनमें से लर्निंग स्टाइल का कौन सा एग्जाम्पल है आपको ये बताना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। फर्स्ट यानी ए है विजुअल, बी है आपके पास एक्यूरल, सी है आपके पास फैक्चुअल और डी है आपके टेक्चुअल। यानी कि टेक्चुअल का मतलब जो किसी टेक्निक्स के आधार पर है, और जो किसी इसमें फैक्चुअल का मतलब इसकी फैक्ट के ऊपर आधारित जो लर्निंग है उसके बारे में बात की जा रही है। और बी में जो एक्चुअल एक्यूरल का मतलब यहाँ पे जो क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप की बात करी जा रही है। और ए में आपसे बात की जा रही है विजुअल जिसे देख के पढ़ा जा सके, इमेज क्रिएट करके लर्निंग की जा सके। तो बेस्ट आंसर क्या हो सकता है आप अटेम्प्ट करिए फिर मैं आपको बेस्ट आंसर बताता हूँ, उसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए यानी कि विजुअल। यानी कि लर्निंग जो होता है किसी चीज को विजुअलाइज करना होता है, किसी चीज को देखना होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई लेटर है तो लेटर को आप देखते हैं, फिर दिमाग में उसकी इमेज बनाते हैं, हाँ कि ए लेटर ऐसा होता है, बी लेटर ऐसा होता है, सी लेटर ऐसा होता है। या फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या कि जब भी कोई फार्मूले होते हैं उससे पहले आप नंबर जो पढ़ते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं कि नंबर ऐसा ऐसा होता है। या फिर ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में डायग्राम को विजुअलाइज करते हैं। या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं पहले विजुअलाइज करते हैं। अगर विजुअलाइज आप प्रॉपरली कर पा रहे हैं इट मीन्स आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी हो पा रही है। तो ये एक तरह से लर्निंग का एक स्टाइल है, ये उसका एक एग्जाम्पल है विजुअल। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास देन प्लान एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड ही और शी इज डूइंग। अब आपसे बोला जा रहा है कि भी एक टीचर है जो कि अपने क्लास में जब वो पढ़ाता है तो बच्चों ने जो काम किया है उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद वो देखता है कि भाई ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद एक प्लानिंग करता है। प्लानिंग में क्या करता है, कुछ एडजस्टमेंट लेके आता है ताकि जो उसने टारगेट सेट किए थे, जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं जब टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो टीचर ने भी ऐसे डिसाइड किया, उसने पढ़ाया, उसने चेक किया, फिर उसने देखा कि जो टारगेट सेट किए था उसे वो मीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मतलब कहाँ तक हुआ तो पहुंच पा रहे, उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, एडजस्ट कर रहा है, अपने प्लान को रीशेड्यूल कर रहा है, रीसिस्टमेटिक
डिजाइन बना रहा है कि भैया मुझे ऐसा करना चाहिए, इस लेवल पे बच्चे हैं, ये चीज कमी रह गई, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ये टॉपिक है जिस पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की जो चीजें करता है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए एक एक करके चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें से बेस्ट आंसर जो आपको लगता है अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। तो फर्स्ट है आपके पास ए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि टीचर जो ये एडजस्टमेंट कर रहा है अपनी प्लानिंग को बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर, इसे बोला जा रहा है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, कि लर्निंग का एक असेसमेंट है, यानी कि इवैल्यूएशन की बात की जा रही है। सेकंड यानी बी में बोला जा रहा है असेसमेंट एज लर्निंग, कि ये असेसमेंट है लर्निंग के तरीके से एक असेसमेंट है, इसके अंदर बी में आपसे ये बोला जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि लर्निंग के लिए असेसमेंट किया जा रहा है इसके अंदर, ये लर्निंग कैसी होनी चाहिए, अब जो टारगेट दिया गया वो अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अगर नहीं कर पा रहे तो अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस लाया जा सकता है, उसके ऊपर ये फोकस कर रहा है। अच्छा, डी के अंदर जो ऑप्शन है आपके पास उसमें बोला जा रहा है असेसमेंट एट लर्निंग, कि ड्यूरिंग लर्निंग, जब आप पढ़ा रहे हैं उसी के बीच में आप बच्चों को एसेस भी कर रहे हैं, इवेलुएट भी कर रहे हैं, ये उसका एग्जांपल है। तो बेस्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं जैसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि सीखने के लिए आप अपने अंदर क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, ताकि जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, चेंज इन द बिहेवियर है, उसको बेटर ला सके, इसलिए बोल सकते हैं इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग है। लर्निंग के लिए आप इवेलुएट कर रहे हैं बच्चों को, ताकि वो जो टारगेट आपने सेट किए थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव, उसे आप अचीव कर सके। तो बेस्ट आंसर इसका जो है, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस तरह से है, अ टीचर हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कोई जो टीचर है वो किसी स्कूल के अंदर जब वो काम करता है वो किस असेसमेंट के अंदर आता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बेस्ट आपको आंसर अपना सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ए डिस्कस करते हैं, आर ओवरबर्डन एज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट इन एडिशन टू मंडे टेस्ट। मंडे टेस्ट के कंपैरिजन में टीचर को क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंट टेस्ट लेने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेने चाहिए। ये मंडे टेस्ट को हटा करके उसकी जगह क्या करना चाहिए, ये मंडे उसको फ्रीक्वेंट टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे, नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों को असाइन करना चाहिए, यानी कि देना चाहिए प्रोजेक्ट हर बच्चे को इंडिविजुअली देना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का, ये बोला जा रहा है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑब्जर्व स्टूडेंट माइन्यूटली ऑन ए डेली बेसिस टू एक्सेस देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, बच्चे के वैल्यू और एटीट्यूड को चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली बिल्कुल माइन्यूट बेस पे, बिल्कुल बारीकी से उसके अंदर उसकी वैल्यू के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है एज ए टीचर। और लास्ट डी में ऑप्शन में बोला जा रहा है फील अ सेंस ऑफ ऑनरशिप फॉर द सिस्टम, के टीचर को सबसे, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो किसी स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि टीचर को समझना चाहिए कि ये जो है मेरी ऑनरशिप है, यानी कि मेरा सिस्टम है, मेरा काम है, सब कुछ मेरा ही है, ताकि मैं इस चीज को अपना समझ के सारी चीजों को काम करूं, ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो बेस्ट आंसर आपका क्या है, आप अटेम्प्ट करिए। तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी, वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी काम को सोचते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा अपना काम है, यानी ऑनरशिप वाली बात आ जाती है, तो अपने आप जो आपकी जो परफॉर्मेंस अपने आप इनहेंस होती है। इनहेंस होने की वजह ये है कि आप उसमें मोर देन 100% एफर्ट लगाते हैं अपना समझ करके, तो फिर रिजल्ट भी अपने आप सही आने लग जाता है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपका एफर्ट लगने लग जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स। ग्रेड और मार्क्स के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ग्रेड कैसे अलग है मार्क्स के, ये आपको 4 ऑप्शन के माध्यम से चेक करना है। तो आगे बोला जा रहा है दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्वेश्चन। ये जो 4 क्वेश्चन टॉपिक जो आपको दिए गए, कौन सी क्लास के अंदर ये आता है, हाउ डू ग्रेड डिफर फ्रॉम मार्क्स, ग्रेड जो होता है वो मार्क्स से कैसे डिफरेंट है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास ये हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है डाइवर्जेंट बोला जा रहा है, बी ऑप्शन में आपकी बोला जा रहा है एनालिटिक बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है ओपन एंडेड बोला जा रहा है, और डी में बोला जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिटेल में चारों को डिस्कस करते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और सडनली आप किसी और तरीके से वो लोग किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, चेंज आपके अंदर आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि जब हम ग्रेड और मार्क्स में ये डिफरेंस है।
बी में आपसे बोला जा रहा है कि एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब है कि मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए पहले क्या होता था कि मार्क्स के बेसिस पे जैसे इवेल्युएशन होती, तो मार्क्स के बेसिस पे इवेल्युएशन के होने से एक फिक्स पता लग जाता है कि बच्चे इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इतने में से इतना आ रहा है। अब ग्रेड में क्या है, ग्रेड में पर्टिकुलर मार्क्स तो नहीं दिया जाता, बल्कि एक रेंज बता दिया जाता है कि इस अगर सपोज किसी का ए प्लस आ रहा है या बी आ रहा है, सी आ रहा है, जो भी ग्रेड आ रहा है, इट मीन्स वो बच्चा इतने परसेंट से लेकर के इतने परसेंट, यानी कि मान लीजिए ए प्लस की बात करें या A1 की बात करें, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है 91% से लेकर 100% के बीच में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक तरह से प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन जैसा चीज नहीं आ रहा है ग्रेड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 92 वाला भी, 99 वाला भी, 95 वाला भी, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के अंदर, जो कि A1 कैटेगरी हो गई, ठीक है। जबकि मार्क्स में ऐसा नहीं, मार्क्स में बिल्कुल स्पेसिफिक बताया जाता है, जबकि ग्रेड में एक रेंज दे दिया जाता है। नेक्स्ट बोला है ओपन एंडेड, यानी ओपन एंडेड छोड़ दिया जाता है कि इसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बता दिया, ओपन एंडेड छोड़ देते हैं कि आप डिसीजन अपने आप लो। और डी में बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, वो अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूं। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि एनालिटिक है। एनालिटिक क्यों है, वो इसलिए है कि जब मार्क्स में तो स्पेसिफिक एक फिक्स कर देते थे, लेकिन जब से ग्रेड आ गया है, तो ग्रेड और मार्क्स से ये डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बोला था कि मान लीजिए किसी का ए प्लस ग्रेड आ रहा है या A1 ग्रेड आ रहा है, इट मींस क्या है, 90+% लेके आ रहा है, तो बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। बस ये पता रहेगा चाहे बच्चा 92 लेके आ रहा है या 95 लेकर आ, सबको आपने एक कैटेगरी में डाल दिया, भाई हाँ सब बराबर ही है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो गया बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है गर्ल स्टूडेंट के बारे में, यानी कि छात्राओं के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या चार ऑप्शन है। ये आपको जो अपने आंसर है, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू, गर्ल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, लर्न्स क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स वेल बट फेस डिफिकल्टी ओनली व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन देम आउट। मतलब जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं, जो आप मैथमेटिक्स उनको पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है, सब कुछ अच्छा कर लेती है, आंसर भी सही से बता देती है, लेकिन जब आप रीजन पूछते हो कि ये चीज ऐसा कैसे हुआ, मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप आप सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, बच्ची सॉल्व भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपने पूछा बेटा इसको आपने ऐसा क्यों किया, तो वो रीजन नहीं दे पाते, ये बोला जा रहा है। मान लीजिए कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें कोई प्रॉपर्टी लगा दी उसने, कोई बच्चे ने, ठीक है, जो बच्ची है उसने कोई प्रॉपर्टी लगा दी और उस प्रॉपर्टी को यूज करके उसने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन जब आप पूछ रहे बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो बता नहीं पा रही कि सर कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा फार्मूला लगाया है, तो ये बात की जा रही है। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, आर एज गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉयज ऑफ देयर एज, कि गर्ल्स और बॉयज में ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स भी जो है बॉयज के कंपैरिजन में उतने ही अच्छे होते हैं जितने बॉयज होते हैं, ये बोला जा रहा है बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, परफॉर्मेंस लेस कॉम्पिटिटिवली इन स्पेटियल कॉन्सेप्ट देन द बॉयज देयर एज, कि बॉयज के कंपैरिजन में उस एज के जो बॉयज होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनके परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा कम होती है, थोड़ा डाउनफॉल में होता है। यानी कि मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, आपने कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया पढ़ाना, तो जो बॉयज मान लीजिए 80-90% ग्रैब कर रहे हैं, तो गर्ल्स उसके कंपैरिजन में मैथमेटिक्स की टीचिंग जब आप कर रहे हैं तो 70% या 60% ग्रैब कर रही है, यानी कि बॉयज की कंपैरिजन में कम सीख पा रही है चीजों को, ये बोला जा रहा है आपसे। अच्छा, लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में, पॉजेस मोर लिंग्विस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटी, कि जो गर्ल्स जो होती है उसके अंदर लिंग्विस्टिक और जो म्यूजिक की जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है बॉयज के कंपैरिजन में। तो बेस्ट आंसर आपका क्या है, आप अटेम्प्ट करिए। तो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, हाँ अटेम्प्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, तो बी जो आंसर है बिल्कुल सही है, यानी कि बॉयज और गर्ल दोनों ही बराबर हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक हम ये नहीं बोल सकते कि गर्ल्स मैथ में अच्छी है या बॉयज मैथ में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही एक जैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा ही बनाया, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर हो सकता है कि किसी को मैथ्स पसंद आ सकता है, किसी को साइंस पसंद आ सकता है, किसी को ह्यूमैनिटीज पसंद आ सकता है, किसी को म्यूजिक और भी कुछ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, ये बच्चों का अपना डिसीजन है, अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ये बॉयज अच्छे होते हैं या गर्ल्स अच्छे होते हैं, ऐसा हम लोग कुछ डिसीजन पे, एक कंक्लूजन पे नहीं जा सकते एज ए टीचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद, मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई बच्चा किसी लेटर का जो ऑर्डर होता है, जैसे ABCDEFG, मतलब एक ऑर्डर में चल रहा है, ये नंबर बोले 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर में चल रहा है, बीच में किसी को भूल जाता है या किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ये
मतलब वो अपने मेमोरी से चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, ये किसकी वजह से, ये किस चीज से एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इससे रिलेटेड, जो बेस्ट आंसर आपके हिसाब से हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कि 1 बाय 1। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है डिसलेक्सिया है, कि डिसलेक्सिया की वजह से बच्चा विजुअलाइज नहीं कर सकता, अपनी मेमोरी में रिकॉल नहीं कर पाता, और उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में लेटर या नंबर्स होते हैं उसको पकड़ नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है बी में आपसे बोल रहा है डिस्कैलकुलिया बोला जा रहा है, जिसकी वजह से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आपसे सी में बोला जा रहा है डिस्ग्राफिया है, कि डिस्ग्राफिया की वजह से जो बच्चा है वो लेटर का प्रॉपर ऑर्डर रिकॉल नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में डी ऑप्शन जो है आपके पास है, डी ऑप्शन में बोला है डिस्प्रैक्सिया है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अपनी मेमोरी से उस चीज को विजुअलाइज करके रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो बेस्ट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आपके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है इसका डिसलेक्सिया की वजह से बच्चा एक ऑर्डर के हिसाब से, सीक्वेंस के ऑर्डर के हिसाब से रिकॉल नहीं कर पाता। कई बार जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, मैं एक एग्जांपल तो के तौर पे बता रहा हूं, कि जैसे मान लीजिए हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो वो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, आ रहा हूं छुपो ना छुपो। ठीक है, तो ऐसे करते मान लीजिए आपने बोला कि बेटा 100 तक काउंटिंग करना है, तो बच्चा 10 15 20 50 तक किसी एक नंबर तक तो कर लिया, बीच में गड़बड़ कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 20 तक कर लिया, 25 26 कुछ गायब कर दिया उसने, और उसके आगे की काउंटिंग कर ली, बीच में उसने कुछ स्किप कर गया। तो जो स्किप कर रहा है, जिसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल आपका डिसलेक्सिया का एग्जांपल है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, कि एजुकेशन जो स्कूल में सबके लिए होना चाहिए, इसके बारे में बात की। कुड बी टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि किसका टैगलाइन है ये एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए और सब स्कूलों के लिए होनी चाहिए। ये जो आपके पास जो टैगलाइन जो जिसके बारे में बोला जा रहा है, ये किसका ये टैगलाइन है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो सही वाला आपको छांटना है, 3 गलत होंगे इसके अंदर। फर्स्ट है कोहेसिव एजुकेशन का ये टैगलाइन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का टैगलाइन है, सी में आपसे बोला कोऑपरेटिव एजुकेशन का एग्जांपल है ये, और लास्ट में बोला जा रहा है डी, जिसमें जो टैगलाइन की बात की जा रही है ये टैगलाइन है एक्सक्लूसिव एजुकेशन की है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, अटेम्प्ट करिए। फिर मैं बताता हूं बेस्ट आंसर या करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव यानी समावेशी, यानी सबको मिला के, सबको जोड़ के जो एजुकेशन दी जा रही है। यहाँ बोला है कि ऑफ ऑल के से ही यहाँ पकड़ में आ जा रहा है कि भाई ये किसका आंसर है, इंक्लूसिव का आंसर है। तो ये कीवर्ड है, ये ऑल और इंक्लूसिव दोनों बहुत रिलेटेड है, इससे जिसे आप आंसर को आइडेंटिफाई करके बाकी समझ सकते हैं ये सही है बाकी गलत है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए फ्लुएंसी, एलोब्रेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, कि आपको बताना है कि ये जो मैं 4 जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसका एग्जांपल है। ये 4 चीजों पे ये जो फीचर बताया जाए कि फ्लुएंसी होती है, इलोब्रेशन करता है और ओरिजिनलिटी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक बच्चे के बारे में आपसे बात किया जा रहा है कि किस कैटेगरी के बच्चे में या कैसे ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि फ्लुएंट होते हैं, अपने फ्लुएंसी होती है अपने काम में, अपने बात में, हर एक्टिविटी को करने में, और उसके अंदर ये भी एक मतलब इस फीचर होते हैं कि वो किसी भी चीज को अच्छे से इलोबरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक बेटर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है। और हाँ, उसका जो कंटेंट होता है उस बच्चे का वो ओरिजिनल कंटेंट होता है, यानी कि ओरिजिनलिटी झलकती है उसके सामने, वो दिखता है उसके काम में आपको। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस बच्चे के अंदर कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, ये सारे फीचर होते हैं। तो आपको बताना ये जो फैक्टर आपको बताए गए, ये जो छोटे छोटे 4 फैक्टर मैंने जो आपको भी बताया, ये किसका है, किस बच्चे का एग्जाम्पल है, किस तरह के एग्जाम्पल है, ये आपको ये बताना है, किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, आपको ये बताना। तो फर्स्ट बोला गया आपसे ए ऑप्शन में जो आपसे बोला जा रहा है गिफ्टेडनेस, यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो जो है उसके बारे में बोला गया है। बी में आपसे बोला है टैलेंट का है ये एग्जांपल, ये टैलेंट से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बोला गया सी बोला गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, या बिल्कुल हटके मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के जो बात करते हैं उसके बारे में बोला है कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है ये। और नेक्स्ट जो आपसे बोला जा रहा है वो है आपके लिए एक्सेलरेशन, यानी कि उसको स्पीड को इनहेंस करने वाली बात जो होती है किसी के अंदर, जो बच्चे के अंदर जो परफॉर्मेंस जो इनहेंस होता है उसके बारे में बात की जा रही है, ये उससे रिलेटेड है। तो बेस्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, अटेम्प्ट करिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर है गिफ्टेडनेस। यानी कि जो ये जो फीचर है किसी बच्चे के अंदर जो गिफ्टेड है, मैंने कहते हैं ना किसी बच्चों के अंदर बड़ा शार्प माइंडेड है, गिफ्टेड है, ये फीचर इसके अंदर पहले से ही है, ये इसके अंदर ये आदत झलकती है। कैसी कैसी आदत? फ्लुएंट है, मतलब बिल्कुल किसी चीज को बिल्कुल फ्लुएंसी है उस बच्चे के अंदर कि उस चीज को फटाफट कर सकता है, बिल्कुल सही उसी रिदम में काम को कर सकता है। इलेबोरेट यानी कि उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। जैसा आप लोग स्टेज वगैरह पे देखते होंगे कुछ बच्चे किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से स्पीच दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हाँ, उनके काम में क्या है, ओरिजिनलिटी झलकती है, यानी कि वो ऐसा काम वो इकलौता वही करने वाला है, वो किसी की कॉपी नहीं कर रहा है बल्कि खुद का अपने अंदर वो चीज डेवलप कर रहा है। और हाँ, उनके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो अपने अंदर ये इतना फ्लेक्सिबल होते हैं कि चीजों को चेंज ला सकते हैं। अगर कोई उसे इनपुट दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके उसके अंदर चेंज लाके अपने आप को इंप्रूव भी करते हैं। तो किसका ये एग्जाम्पल है आपको आइडेंटिफाई करना था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। तो सही आंसर आपका ए, यानी कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, यानी कि कहने का ना गिफ्टेडनेस का एग्जाम्पल है ये, या इससे ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गिफ्टेड स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको आप बोल सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पे जिससे वो डील कर रहे हैं, जिससे वो जुड़े हुए होने चाहिए, जिनको आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं। कहने का मतलब ये, बीइंग ए टीचर, जो आपकी क्लास में मान लीजिए कोई गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं वो आपको बताना है। या फिर आप ये बोलिए कि आप उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप उनको दे सकते हैं ताकि वो उनको सॉल्व करें और अपने आप को एंगेज करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट वो ला सके। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन ए, जिसमें बोल रहा है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब है उसे याद करना, किसी भी चीज को ऐसे काम दे दीजिए जिसमें बच्चे को कुछ याद करना पड़े। कहने का मतलब है रट्टा लगाना पड़े। रोट लर्निंग जो हो, ऐसे गिफ्टेड बच्चों का रोट लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते हैं और आप उनको रोट लर्निंग से रिलेटेड चीजें दे दीजिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऐसे बच्चे ज्यादातर जो है अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें पूछते हैं, या फिर एज ए टीचर आप उसको अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है या उससे जो टॉपिक है वो आप उनको क्वेश्चन दे सकते हैं करने के लिए। अच्छा, सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी ऑप्शन में बोला है क्रिएटिवनेस वाली जो बात हुई, यानी क्रिएटिंग वाली, यानी किसी चीज को क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, यानी कि कहने सर्जन करना, कि क्रिएटिवनेस जिसके अंदर झलके, ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा डील करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं टीचर से। या एज ए टीचर आपको ऐसी चीज दे देनी चाहिए, ऐसे असाइनमेंट इन बच्चों को देना चाहिए जिसमें उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आए, ये बोला जा रहा है। और लास्ट में जो डी ऑप्शन है आपके पास, डी में बोला है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब जिसके अंदर उसको विश्लेषण करना पड़े, एनालाइज करना पड़े, मतलब उनको डाटा दे दीजिए, उनको बोलिए कि भाई इसको एनालाइज करो, ये ऐसा क्यों ऊपर जा रहा है, नीचे डाउनफॉल हो रहा है, या अप ब्रिंगिंग उसकी ऐसी क्यों हो रही है, वैसा क्यों हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चे ज्यादा पूछते हैं गिफ्टेड बच्चे, या आप ये बोल सकते हैं बीइंग ए टीचर आप ऐसा काम उनको दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया सी, यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए उन बच्चों के अंदर। क्रिएटिविटी वाले जो क्वेश्चन है, किसी चीज को क्रिएट करने का, सर्जन करने का, बिल्कुल उसको नए रूप में ढालने वाली क्षमता इस बच्चे में ज्यादा होती है, इसलिए वो अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए, उससे जो डील करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम को डील करें जिसमें कुछ क्रिएट करना पड़े। तो क्रिएटिंग इसका सही आंसर है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके, और हाँ, नीचे आप ये भी बताइए कि आप कितना स्कोर सही कर पा रहे, कितने क्वेश्चन को आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया हुआ है। इस वीडियो को मैं रोज शाम को लेके आता हूँ 7 बजे, आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर की वीडियो, तो आप उसे भी देख सकते हैं ताकि आपके जो करंट अफेयर और जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है वो भी प्रिपेयर अच्छे से हो सके। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है मेरी तरफ से। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।